थैंक यू। मुबारक हो हमीर पैलेस, मुबारक हो। थैंक यू। प्रभाकर साहब, आज की शानदार पार्टी तो हमीर पैलेस के नाम रही, पर हमें एक और पार्टी का इंतजार है। भाई, और किस पार्टी का इंतजार है आपको डॉक्टर साहब? हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द 2 से 1 हो जाएं। भाई, फैसला तो हमने यही किया डॉक्टर साहब। अब एक अच्छी सी डेट देख करके ये अनाउंसमेंट भी कर देंगे। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। कम ऑन, चीयर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, या टेल मी। सर, मैं इंडियन टाइम से हूँ। सर, आप एक बहुत ही कामयाब इंसान हैं। आप मिट्टी को हाथ लगाते हैं तो वो सोना हो जाती है। कहते हैं कि हर कामयाब इंसान की कामयाबी के पीछे एक औरत होती है। आपके पीछे कौन है सर? जरा प्लीज सुनिए। हाँ, ये सच है। तो आपकी कामयाबी के पीछे अरे मनीषा जी के सिवा और कौन हो सकता है? क्या ये सच है सर? मिस्टर जर्नलिस्ट। एक्सक्यूज मी सर, आई एम वेंकट सुंदरम। वेंकट सुंदरम, ये जिस कामयाबी की बात आप कर रहे हैं ना, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी मुश्किलें, कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है, ये सारी दुनिया जानती है। मेरा ये मतलब नहीं है सर। दरअसल मैं उस कामयाबी की बात कर रहा हूं जो आपने हमीर पैलेस को खरीद के की है। उस महल को खरीदने के पीछे क्या मकसद है आपका? मकसद नहीं, तमन्ना, आरजू। एक ऐसी आरजू जो बचपन से कहानियां सुनते सुनते मेरे दिल में जागी थी मिस्टर सुंदरम। हर इंसान महलों के ख्वाब देखता है। लेकिन सर, हर एक की आरजू तो पूरी नहीं होती। ख्वाब हकीकत में तो नहीं बदलते। ये महल हासिल करके आपको कैसा लग रहा है सर? भाई, एक आरजू पूरी हुई है, एक सपना साकार हुआ है। सुना है सर, कल आप उस महल में प्रवेश करने वाले। हमीर पैलेस में नहीं, बल्कि अपने ख्वाबों की दुनिया में। मनीषा, कितना अच्छा होता है अगर आज की रात तुम महल में मेरे साथ बिता दें। आऊंगी प्रभाकर, उस रात जिस रात तुम मुझसे शादी कर मुझे अपनी दुल्हन बनाकर लेकर आऊंगी। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। मेरा मतलब है कि आऊंगी, तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हारा हाल चाल पूछने आऊंगी। ओके? ओके। वंस अगेन गृह प्रवेश मुबारक हो। थैंक यू। मनीषा जी को उनके घर तक छोड़ दे। चलता हूँ डाले। टेक केयर। बाय। बाय। आइए हुजूर। तो ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? जी, मैं राम सिंह, इस महल का सबसे पुराना मुलाजिम। आपसे पहले जो लोग थे उनकी सेवा करता था। अब आपकी सेवा करने का मौका मिला है, दिलो जान से सेवा करूंगा आपकी। कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा हुजूर आपको। आप तो इस महल में पहले भी आ चुके हैं जब इसका सौदा करने आए थे। हाँ राम सिंह, मुझे याद है। तुम्ही ने तो ये महल मुझे दिखाया था। हुजूर, आपने मुझे याद रखा, जर्रा नवाजी है आपकी। आइए। चलिए हुजूर।
आइए हुजूर। ये आपका कमरा जिसे खास तौर पर मैंने सजाया है। खाना तैयार है, अगर आप कहें तो मैं। जी राम सिंह, मैं कुछ वक्त तरह रहना चाहता हूँ। जैसे आपकी इच्छा। एक बात खास तौर से आपको कहना चाहता था। हर रात तकरीबन आधी रात को महल से दूर गिरजा नदी की पुल से एक रेलगाड़ी रात की खामोशी का सीना चीरते हुए चीखते चिंगारते गुजर जाती है। अजनबी लोग इससे अक्सर परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा किया जो तुमने हमें बता दिया राम सिंह। तुम जा सकते हो। चलता हूं। राम राम। हर रात तकरीबन आधी रात को एक रेलगाड़ी रात की खामोशी का सीना चीरते हुए चीखते चिंगारते गुजर जाती है। सिसकने लगी बेचैन तन्हाइयाँ, देखो सिसकने लगी बेचैन तन्हाइयाँ, आजा बुलाए तुझे यादों की परछाइयाँ, कुछ तभी चाहते कभी मिटती नहीं, जिस्म मर जाते हैं रूह मरती नहीं, ढूंढती है ये खोया जहां जहां। मैं तो ये सोच रही थी प्रभाकर
कि तुम हमीर महल जाते ही हम गरीबों को भूल ही जाओगे। तुम और गरीब? हाँ भाई, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम जैसा गरीब हर हिंदुस्तानी को बना दे। क्यों? और बताओ प्रभाकर, महल में तुम्हारी रात कैसे कटी? मनीषा, किसी ने सच कहा है, इंसान महल तो खरीद सकता है, कीमती बिस्तर भी खरीद सकता है, लेकिन नींद नहीं खरीद सकता। लगता है तुम रात भर सोए नहीं। ठीक कहा तुमने। दूर जैसे नदी के पुल से रेलगाड़ी की आवाज आती है ना, रात के सन्नाटे में उस रेलगाड़ी की चिंगाड़ ऐसी लगती है मनीषा, जैसे जैसे कोई बहुत ही मासूम लड़की रो रो के फरियाद कर रही हो। वाह वाह, क्या मिसाल दी है। ऐसा लगता है हमीर महल में जाकर राजकुमार प्रभाकर साहब कवि बन गए हैं। अच्छा, तो इसके अलावा? इसके अलावा कहाँ खो गए तुम? मनीषा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। मैं देखना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने सुना, वो भ्रम है या फिर हकीकत। क्या देखा और क्या सुना तुमने? ये तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा जब तुम आओगी। वैसे तुम्हें आज रात नहीं, कुछ दिन इंतजार कर लो, फिर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मनीषा, मैंने भी बेकार में दुनिया भर के झंझट पाल रखे हैं। सोचता हूं उसमें से कुछ वक्त निकाल लूं, क्योंकि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना, तो हम दोनों हमेशा के लिए कुंवारे रह जाएंगे। हाँ प्रभाकर, अब ऐसा भी तो नहीं है कि हम दोनों 18-20 साल के हैं। मैं तो 20 साल का हूं मनीषा, और अगर तुम अपने आप को मेरी नजरों से देखोगी ना, तो तुम भी ऐसा ही महसूस करोगी। प्रभाकर, तुम तो जानते ही हो, आज रात को हमारे क्लब का एक डेलीगेशन दिल्ली जा रहा है और मैं भी जा रही हूँ, और मैं तुम्हारे साथ हमीर महल जरूर रहूंगी और उस रेलगाड़ी की आवाज को भी सुनूंगी जो तुम्हें एक लड़की के फरियाद की तरह लगती है। ओके, अब मैं नाश्ता लगा देती हूँ, तुम आके नाश्ता कर लो। ओके? या क्या हुआ, रुक क्यों गए? कुछ नहीं। अरे आप! गुड मॉर्निंग आत्माराम जी। गुड मॉर्निंग जूली। मेहता साहब हैं? मेरे ख्याल से आपको इस महीने का चेक तो मिल ही गया होगा। हाँ, मिल तो गया है, फिर भी हम उनका शुक्रिया अदा करने आए हैं। ओके, जस्ट अ मोमेंट। आत्माराम जी आए हैं। यस सर, आप जाइए, मिल लीजिए उनसे प्लीज। थैंक यू जूली। अरे आत्माराम जी, हाँ आइए प्लीज। आपने आने की तकलीफ कैसे की? बैठिए ना प्लीज। आप बरसों से हमें ये बात कहते आए हैं और बरसों से इसे सुनकर हम आपका शुक्रिया अदा करने आते हैं। इस बात को हम कैसे भूलें कि हमारी अपनी ही औलाद हमसे मुंह मोड़कर हमें छोड़कर चली गई। ऐसे में अगर आपने हमें सहारा न दिया होता तो न जाने हमारा क्या होता। और आप मदद भी किसकी कर रहे हैं? उन लोगों की जिनकी औलाद ने आपके साथ धोखा किया है। कैसा रिश्ता निभा रहे हैं। सच, लोग सचमुच सच कहते हैं कि आप दोस्तों की नहीं
दुश्मनों की भी मदद कर दें। देखिए अकबर जी, इस बात को भूल जाइए। ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। आप मुझे अपनी औलाद समझें, और बेहतर ये होगा कि आप ये जो शुक्रिया अदा करने के लिए यहां तक आए हैं, यहां ना आया कीजिए। अगली बार मैं खुद आ जाऊंगा आपको मिलने। आप क्यों? क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते? बेटा, तुम तो बेटे से भी बढ़कर हो। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। हेलो। गुड इवनिंग सर। सर मैं वेंकट सुंदरम। सर याद है आपको, वो मिला था पार्टी में वेंकट सुंदरम? हाँ याद है। थैंक यू सर। सर मैं ये जानना चाहता था कि आपका हमीर महल का तजुर्बा कैसा रहा। सर अगर आपके पास थोड़ा सा भी वक्त हो तो मैं आके आपसे मिल सकता हूँ? देखो वेंकट सुंदरम, दिन में तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ। फिलहाल अभी मैं फ्री हूँ। अगर तुम आना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम। या सर आई एम एब्सोल्युटली फ्री। आई एम जस्ट कमिंग सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके। सर मैंने अपनी जिंदगी में महल तो बहुत देखे हैं, लेकिन इस अमीर महल की तरह कोई महल नहीं देखा। ब्यूटीफुल। इससे आपकी सोच और आपकी पसंद का अंदाजा लगाया जा सकता है। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू यंग मैन, थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कि आप क्या लेंगे? वैसे मैं हार्ड लेकर खुद तो नहीं लेता हूं, लेकिन एक अच्छा होस्ट साबित होने की कोशिश करूंगा। नो सर थैंक्स। ऐसे मौकों पे मैं नींबू पानी से काम चला लिया करता हूं। ओके। क्या हुआ सर, आप इस तरह चौंकी क्यों? नहीं, दरअसल कुछ नहीं। क्या हुआ प्रभाकर साहब? वेंकट, तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है? हाँ? सर मुझे तो यहाँ पर सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे रही है। नहीं, सुनो गौर से सुनो। अब जरूर तुम्हें सुनाई देगी आवाज। हाँ सुनो सुनो। एक मिनट सर। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। सर खाना लगा दूं सर? खाना खाना हाँ, खाना खाना लगा दो। प्रभाकर साहब, वैसे आप डिस्टर्ब लग रहे हैं, वरना मैं चाहता था कि आपसे चंद सवालात करूं। और नहीं वेंकट, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं बहुत डिस्टर्ब हूं इस वक्त। तुम्हारे सवालों का जवाब मैं फिर कभी दे दूंगा। ठीक है सर। वैसे यहाँ पर आके जो मैंने देखा वो मेरे लिखने के लिए काफ़ी है। आप आराम कीजिए सर, वैसे भी वक्त काफ़ी हो चुका है। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सी यू। साहब ये दवा पी लीजिए, आराम से नींद आ जाएगी। चुके फूल खुशबू जवां है, मिट चुके फूल खुशबू जवां है।
इसमें क्या राज है कोई जाने नहीं, देख कर सच लगे फिर भी माने नहीं, मन में उलझन है चुप है जुबान जुबान। अरे साहब, आप क्या बात? कुछ नहीं राम सिंह, अंदर थोड़ी सी घुटन हो रही थी इसलिए बाहर आ गया। ये बताओ, तुमने यहां किसी को देखा? नहीं साहब, यहां कोई कैसे आ सकता है? ठीक है, तुम जाओ। देखिए, आपके कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तब तक मैं आपको कुछ दवाइयां लिख कर देता हूं, ठीक है? एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ प्रभाकर साहब कहिए। नहीं कहिए, आप कहिए। हाँ वैसे थोड़ा बिजी तो हूं मैं, पर आप कहिए क्या बात है। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचता हूं। नहीं 10 मिनट में पहुंचता हूं। ओके ओके। हेलो प्रभा, हाँ मैं बाहर जा रहा हूं, आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। ओके क्या हाल है डॉक्टर साहब? वेलकम। प्रभाकर साहब, सबसे पहले तो यह बताएं कि प्रॉब्लम क्या है। माना कि मैं आपका दोस्त हूं, लेकिन कोई भी आदमी अपने डॉक्टर दोस्त को बिना प्रॉब्लम के नहीं बुलाता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। दरअसल मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं जो कुछ आपसे बताने जा रहा हूं ये बात आप अपने तक ही रखिएगा। ऐसी क्या बात है प्रभाकर साहब? डॉक्टर साहब, मैं जब से इस महल में रहने आया हूं, मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, साए नजर आते हैं, हवा में कभी दुपट्टा लहराता हुआ दिखाई देता, और कभी तो ऐसे लगता है जैसे कोई गाना गा रहा है। प्रभाकर साहब, आपके अलावा और लोग भी तो इस महल में रहते होंगे। जी हाँ, बहुत से लोग रहते हैं। फिर उन्हें भी यह सब कुछ दिखाई देता है या सुनाई देता है? नहीं डॉक्टर साहब, उनमें से ना किसी ने कुछ सुना और ना ही किसी को कुछ दिखाई दिया। मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम। प्रभाकर साहब, इसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो आप दिमागी तौर पर इतने ज्यादा उलझ गए हैं कि उस उलझन की वजह से आपको यह सब सुनाई देता है या दिखाई देता है, या इसकी दूसरी वजह यह हो सकती है कि कभी कभी बचपन में आदमी के दिमाग पर कुछ कहानियां या कुछ घटनाएं इतना ज्यादा इंपैक्ट करती है कि बड़ा होने के बाद में उसे वही चीजें दिखाई देती है। अब आप तो ये भी जानते हैं कि ऐसा सब कुछ होना मुमकिन नहीं है, बल्कि नामुमकिन है। साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखिए ना, कल रात को मैं यहां से बाहर गया तो सिक्योरिटी वाले ने मुझे आवाज दी, तो मैंने जब उससे पूछा कि उसे कुछ सुनाई दिया या दिखाई दिया, उसने ना में जवाब दिया। मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम। इस महल में आके आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, और ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये आपके थके हुए जहन का नतीजा है। मैं कुछ टैबलेट्स और गोलियां आपके लिए भिजवा देता हूं, मुझे लगता है आज के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियली थैंक यू वेरी मच। मैं सचमुच बहुत परेशान हो गया था। अब देखिए ना, भगवान जब कामयाबी देता है तो उस कामयाबी के साथ साथ दोस्त तो देता ही है, लेकिन दुश्मन भी दे देता है। अगर मेरी ऐसी किसी कमजोरी का... नहीं प्रभाकर साहब, ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और मैं आपको पूरे 1 हफ्ता आराम की सलाह देता हूं। उसके बाद आप एकदम फिट हो जाएंगे।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू। आज 17 अक्टूबर है, तेरा जन्मदिन। हमसे बिछड़कर इस शहर को छोड़े हुए तुझे 20 साल बीत गए। भगवान न करे तेरी जैसी बेटी किसी भी मां बाप को मिले। अरे कैसी बेटी थी तू हमारी। क्या यही तालीम दी थी हमने तुझे? रुपयों की लालच में आके तूने प्रभाकर मेहता जैसे नेक इंसान को धोखा दिया। इस शहर से भागते हुए तूने मुड़कर देखा तक नहीं कि हम लोगों पे क्या बीतती है। तू जैसी भी है हमारी औलाद है, तुझसे लाख नफरत सही मगर ममता के आगे तो झुकना ही पड़ता। आत्माराम जी। प्रभाकर जी आप? अरे प्रभाकर जी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। आज उसका जन्मदिन है। ये हमारी बदनसीबी नहीं तो और क्या है कि हम उसे कोसने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। आत्माराम जी, इधर कुछ दिनों में क्या प्रिया ने आपसे संपर्क किया था? संपर्क किया? अगर संपर्क किया होता तो क्या इस तरह हम उसकी तस्वीर को सामने रखकर यूं रोते? 20 साल बीत गए, न जाने आज वो कहां होगी, जिंदा होगी या? जब तक अपनी आंखों से उसकी लाश को देख न ले हम, तब तक उसकी मौत का यकीन तो नहीं कर सकते ना हम। मगर आपने आने की कैसे तकलीफ की? अरे मैं तो बस यहाँ नजदीक से ही गुजर रहा था आत्माराम जी, सोचा आप लोगों को मिलता चलो। वैसे भी आपके एहसान क्या हम पर कम है कि आपने आने की तकलीफ की। अरे आप अगर ना होते तो हम तो कब के मर चुके होते। नहीं आत्माराम जी, ऐसा ना कहिए। मैं चलता हूँ, और हाँ बीच बीच में मैं आपसे मिलता रहूंगा। ये बात सच है कि आपकी बेटी प्रिया नहीं है, लेकिन मैं हूं ना, आपका बेटा प्रभाकर। चलता हूं मैं।
देखा कैसे फरिश्ते जैसे इंसान को धोखा दिया है हमारी बेटी ने। अगर दूसरा कोई होता तो हमारी सूरत तक नहीं देखता। एक ये है जो आज तक उस रिश्ते को निभाता चला आ रहा है। माँ बाप अपनी औलाद को कभी बद्दुआ नहीं देते, लेकिन रिया जैसी औलाद के लिए बद्दुआ किसी और कुछ निकल ही नहीं सकता उससे। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता प्रभाकर? तुम वो नहीं हो सकती। मैं वही हूं, वही प्रिया की आत्मा। इंसान दुनिया में सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपना पहला प्यार कभी नहीं भूल सकता प्रभाकर। तुम अपने पहले प्यार से इनकार तो नहीं कर सकते। रुक जाओ, देखो आगे मत बढ़ना। डर रहे हो? मैंने तुम्हें हमेशा अपना वहम समझा। अभी तुम मुझे अपना वहम ही समझो प्रभाकर। वहम आत्मा का दूसरा नाम है। और आत्मा क्या है? एक हवा। मैं अब जिस्म की कैद से आजाद हूं, मगर तुम अब भी जिस्म की घेरे में कैद। और जब तक तुम इस शरीर के बंधन से आजाद नहीं हो जाते, हमारा मिलन नहीं हो सकता। जब तक तुम एक आत्मा नहीं बन जाते, ये कहानी खत्म नहीं हो सकती प्रभाकर। आगे मत बढ़ना, मैं कहता हूं आगे मत बढ़ना। प्रिया? मैं प्रिया नहीं, मनीषा हूँ। मनीषा? क्या हुआ प्रभाकर? बहुत परेशान लग रहे हो। ठीक तो हो? मैंने तुम्हें कितने फोन किए, लेकिन किसी एक का भी जवाब नहीं मिला। मुझे परेशान होकर यहाँ आना पड़ा। पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप उस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे? मनीषा, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी। मैं उस आवाज की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। सच, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा था ना, आपने उनकी बात भी नहीं मानी। अब 1 हफ्ते तक मैंने आपकी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी हैं। ना तो आप ऑफिस जाएंगे और ना ही आपसे यहाँ मिलने कोई आएगा। इज दैट क्लियर? अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या बात है, बड़े थके हुए लग रहे हो आप। मेहता साहब की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है, फिर भी वो नहीं भूले हमें। ये देखो,
उन्होंने ये भी कहलवाया है कि उनकी तबीयत ठीक होते ही वो हमें मिलने आएंगे। कितने नेक इंसान हैं वो। कौन? क्या बात है, बड़े थके हुए लग रहे हो आप। मेहता साहब की तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है, फिर भी वो नहीं भूले हमें। ये देखो, उन्होंने ये भी कहलवाया है कि उनकी तबीयत ठीक होते ही वो हमें मिलने आएंगे। कितने नेक इंसान हैं वो। कौन? क्या आज से 20 साल के बाद तुम्हें अपने माँ बाप की याद आई? ये तेरे पास तो धोखाधड़ी के करोड़ों रुपए थे, क्या हुआ उन रुपयों का? सब खत्म हो गए? क्या पता, इससे भी बड़े बेईमान ने शायद इसके साथ बेईमानी की हो। बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। अब तुम यहां क्यों आई? किस रिश्ते से आई हो? एक बात सुन लो, इस घर के साथ या हमारे साथ अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। चली जाओ यहां से। क्योंकि जो बेईमानी का धब्बा हमारे माथे पर लगा कर गई थी, शर्म के मारे हम आज तक किसी से आंखें नहीं मिला सकते। और जिस बैंक से रुपए लेके तुम भागी थी ना, उस बैंक में गरीबों के पैसे थे, उनकी खून पसीने की कमाई थी वो। मैं तो हैरान हूं तुम्हें यहां देखकर। अरे उन गरीबों की हाय, उनकी बद्दुआएं तुम्हें खा क्यों नहीं गई? अब चुपचाप खड़ी क्या हो तुम? तुम्हें क्या यह लगता है कि हम लोग आगे आके तुम्हें गले लगा लेंगे? पिछले 20 साल से एक एक दिन हमने तुम्हारी एक एक याद को वक्त की आग के हवाले किया है। अरे बेटियां क्या तेरे जैसे होती है? बेटियां तो अपने माँ बाप के लिए जान भी दे सकती है। अब भगवान के लिए कभी ये मत कहना कि मैं तुम्हारी बेटी हूं। आपने सच कहा, मैं आपकी बेटी नहीं हूं। क्या? तो तुम हमारी बेटी नहीं हो तो क्या उसकी आत्मा हो? ना ही मैं आपकी बेटी हूं, ना ही उसकी आत्मा, और ना ही मेरा नाम प्रिया है। मेरा नाम अमिता है, अमिता भार्गव। अमिता भार्गव? ये सच कह रही है अंकल। यह है अमिता भार्गव और मैं हूं सुधीर श्रीवास्तव, इसका मंगेतर। मुझे गौर से देखिए, आज से 20 साल पहले जब आपकी बेटी आपको छोड़कर गई थी, उसकी उम्र क्या थी? और अगर आज वो यहाँ मेरी जगह होती तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? तुम ठीक कह रही हो बेटी। आज अगर जो वो होती तो 45 की होती। हमें माफ करना बेटी। हमारी बेटी के लिए हमारे दिल में छिपी नफरत और गुस्से ने हमें तुम्हें यह सब कुछ कहने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं, आप अपनी बेटी से इतनी नफरत मत कीजिए, क्योंकि शायद आप नहीं जानती कि सच्चाई क्या है और आपकी बेटी किस हाल में है। बताओ बेटी, किस हाल में है वो? मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ कि वो किस हाल में है। फिर भी हम जानना चाहेंगे तुम कौन हो, कहां से आई हो, और इन सभी बातों से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं बताती हूँ। दरअसल मैं इस शहर से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने बीकॉम किया है। मेरे माँ बाप एक बैंक में काम करते हैं। इन तमाम बातों से मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता है।
बल्कि मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है। बड़ी अच्छी बात है। एक खौफनाक सपना मेरा पीछा करता आ रहा है। मैं देखती थी उसे ख्वाब में। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो। क्या हुआ बेटी? तुमने फिर वही सपना देखा? ओह गॉड। सुनिए जी, पहले तो ये सपना साल में 1 या 2 बार ही आया करता था। फिर जैसे जैसे बड़ी होने लगी महीने में आता है, और अब जब से 20 साल हुए तो हर हफ्ते आता है। इस सपने ने तो चिंता में डाल दिया है। देखिए ना, इसकी सेहत पर भी कैसा असर पड़ने लगा है उसका। पार्वती, मैं कल ही प्रोफेसर सिन्हा की अपॉइंटमेंट लेता हूँ। वो शहर के सबसे अच्छे और नामी साइकियाट्रिस्ट हैं। वाकई ये हैरान करने वाली बात है कि कोई भी सपना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसकी म्याद इतनी लंबी नहीं हो सकती। कहीं तुम्हारे साथ कोई ऐसा हादसा तो नहीं हुआ बचपन में जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में उसकी चोट की वजह से कोई असर हो गया? नहीं अंकल, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अमिता, तुम एक बार सोचो, कोई ऐसा हादसा जिसमें किसी ने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी हो, या कोई ऐसा नज़ारा जिसमें किसी ने किसी लड़की को मार मार कर लहूलुहान कर दिया हो, जिसे देखकर तुम बुरी तरह से डर गई हो और जिसका असर तुम्हारे जहन पर हो? नहीं अंकल, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मगर जब भी वो हादसा मेरे ख्वाब में आता है तो सबसे पहले मुझे एक लाइट हाउस, समंदर की लहरें, ये सारी चीजें दिखाई देती है। और आजकल तो ये ख्वाब मुझे सच्चाई लगने लगा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं नहीं, कोई और हूं। जब मम्मी अमिता अमिता करके पुकारती है तो ऐसा लगता है वो मुझे नहीं, किसी और को पुकार रही है। मगर ये सारी चीजें कुछ देर के बाद नॉर्मल हो जाती है। ख्वाब में जो तुम्हें जगह दिखती है, उस जगह पहले भी गई हो? नहीं, वो जगह बिल्कुल अनजान है मेरे लिए, बिल्कुल। जाना तो बहुत दूर की बात है, मैंने वो जगह कभी तस्वीरों में भी नहीं देखी। अंकल, वो ख्वाब तो आँख खुलने के साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन वो जगह मुझे हॉन्ट करती है। देखो अमिता, ये सब तो ठीक हो जाएगा। इंसान का दिमाग कहने को तो एक छोटे से सर के अंदर है, मगर इस दिमाग में छोटे छोटे लाखों खाने बने हुए हैं और हर खाने में कुछ ना कुछ रखा हुआ है। कभी कोई खाना ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो वो ख्वाब की शक्ल में इंसान को दिखने लगता है। अमिता, आज मैं तुम्हें 2 बड़े अहम मशवरे देता हूं। एक तो ये कि आज के बाद तुम कोई भी ऐसी किताब नहीं पढ़ोगी जिसमें किसी कत्ल या किसी ऐसी चीज के बारे में हो जो इंसानी पहुंच से बाहर है। और दूसरा ये, तुम्हारे जहन में जो वो हादसे की जगह उभर कर आती है ना, आज के बाद तुम उस जगह को तलाश करोगी। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इंसान चाहे ख्वाब कितने ही बेतुके क्यों ना देखे, लेकिन उसमें दिखने वाली वो लोकेशन, वो जगह, उसकी जानी पहचानी तो होती है। शायद तुम्हें भी कोई ऐसी तस्वीर या कोई पेंटिंग नजर आ जाए जिसका संबंध तुम्हारे ख्वाबों से हो, तो तुम मुझे जरूर बताना। यस अंकल, थैंक यू।
ओह गॉड, तुम हंस रहे हो? मैं डर गई। मैं समझी ये सपने वाला। अमिता, तुम सपने वाली बात को इतना सीरियसली क्यों लेती हो? देखो, मैं और तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन तुम उस सपने वाली बात को लेकर इतने परेशान रहती हो। जानती हो, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा नुकसान मेरा होता है। वो कैसे? वो ऐसे है कि इससे पहले हम कितनी अच्छी अच्छी जगह मिला करते थे, गार्डन्स, रेस्टोरेंट्स, मूवी थिएटर्स, लेकिन अब मुझे तुमसे मिलना है या तो लाइब्रेरी आना पड़ता है या बुक स्टॉल। और वो प्रोफेसर सिन्हा ने तुम्हें क्या कह दिया कि तुम तो स्टोन एज में पहुंच गए। धीर, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? सपनों की मायाजाल से निकलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं इस ख्वाब की दुनिया से नहीं निकली तो पता नहीं क्या होगा। तो मेरी दिमागी हालत को नहीं जानते सुधीर। अमिता, इतना गंभीर होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम इस सपने से बाहर आओ ताकि हम अपने प्यार की सपने की दुनिया बसा सकें। देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठी की हुई हैं, चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे तुम आओ तो सही है, कब? क्या हुआ अमिता? सुधीर, ये वही जगह है, बिल्कुल वही। तो तुम ये प्रोफेसर सिन्हा को दिखा दो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सुधीर, मैं यहाँ कभी नहीं गई हूँ, कभी नहीं। मगर अगर ये नजारा सच है तो वो ख्वाब मैं जो देखती हूँ वो एक हादसा नहीं, वो एक हकीकत है। अब हम प्रोफेसर सिन्हा के पास नहीं जाएंगे। तो अब तो मेरे साथ चलोगे, मेरे साथ। अमिता, ये यहाँ का सबसे मशहूर बीच है। ये बैंक में इतना बड़ा घोटाला, 50 करोड़ का स्कैम, और ये सब तुमने किया है?
हाँ, मैंने किया है। लेकिन वेकिन की गुंजाइश नहीं है प्रिया। फिर भी तुम छुप नहीं सकते प्रभाकर, तुम पकड़े जाओगे। मैं पकड़ा जाऊंगा? जेल होगी मुझे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी। क्या तुम यही चाहती हो प्रिया? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है प्रभाकर? तुम प्यार हो मेरा, हमारी शादी होने वाली है। तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। और फिर प्रिया, आज तक जो कुछ मैंने किया है उसमें हमेशा तुमने मेरा साथ दिया है, तो इस काम में क्यों नहीं? नहीं प्रभाकर, ये नहीं हो सकता। देखो प्रिया, ये काम मैंने अकेले नहीं किया है। इस कैम में तुम्हारा भी नाम शामिल। क्या? देखो प्रभाकर, अगर मुझ पर कोई इल्जाम आया ना। नहीं प्रिया, नहीं। तुम्हारी इज्जत मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन हाँ, इस प्रॉब्लम का एक हल है मेरे पास, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझा दूं। स्कैम तो हो चुका प्रिया। स्कैम का सारा रुपया भी मेरे पास आ गया है, लेकिन अकाउंट्स में जितनी भी गड़बड़ हुई है वो तुमने की है। यानी कि तुम्हारी राइटिंग और तुम्हारे सिग्नेचर्स। प्रभाकर, लेकिन देखो, एक ही रास्ता है। वो क्या? तुम्हारी जिंदगी का हाल। नहीं प्रभाकर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अमिता, क्या हुआ? अमिता, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ अमिता? अमिता, क्या हुआ? अमिता, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ अमिता? सुधीर, दरअसल जो ख्वाब मेरा पीछा किया करता था वो ख्वाब नहीं है, वो एक सच्चाई है, हकीकत है। मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ याद आ गया मुझे सुधीर। दरअसल मैं सपने में अपना ही लहूलुहान चेहरा देखा करती थी सुधीर, और यही वो जगह है जहाँ उसने मुझे मारा था। मुझे मेरे कातिल का चेहरा साफ दिखाई दिया। मुझे सब कुछ याद आ रहा है, सब कुछ। मेरा घर, मेरे माँ बाप और वो बैंक जिसमें 50 करोड़ का स्कैम हुआ था, और जिसने वो स्कैम किया था उसने मेरी जान ली थी। ये बात 20 साल पुरानी है, पिछले जन्म की। पिछला जन्म? हाँ सुधीर, मेरे पिछले जन्म की बात है ये। अमिता, अगर ये बात सच है तो तुम्हें अपना चेहरा छुपा के रखना चाहिए। अगर तुम्हारे कातिल की निगाहें तुम पे पड़ गई तो वो फिर से तुम्हें मार सकता है। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम चलो तो सही। प्रिया आत्माराम, बैंक स्कैम की एक प्रमुख अभियुक्त जो करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई। बैंक स्कैम के विक्टिम बैंक मैनेजर प्रभाकर मेहता। वो प्रभाकर मेहता
जो इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और आप लोगों की नजरों में जो भगवान है, उसी ने बैंक लूटा, उसी ने प्रिया की हत्या की। वो इंसान नहीं, दरिंदा है, राक्षस है। उसने प्रिया की हत्या कर बैंक स्कैम का सारा इल्जाम उसके सर थोप दिया और कहा कि वो रुपए लेके भाग गई, और खुद करोड़ों रुपए हत्या कर इस शहर का सबसे बड़ा आदमी बन बैठा है। मुझे देख के यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी बेटी मर चुकी है, मगर ये सच। और जिसे हम भगवान समझते रहे वो एक शैतान है। उससे तो हमारी बेटी छीन ली, लेकिन भगवान ने हमें फिर से एक बेटी दे दी। प्रभाकर मेहता, तुम अपने आप को दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान समझते थे। आज 20 साल बाद पता चला कि तुमसे भी ज्यादा कोई अक्लमंद है जो तुम्हारे साथ इतना बड़ा खेल खेल रहा है। अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है। हां प्रभाकर मेहता, वक्त आ गया है। सुधीर, मेरी सारी उलझन तो खत्म हो गई। मेरे ख्वाब की सच्चाई और हकीकत भी मैंने जान ली। लेकिन अब मैं सिर्फ अमिता भार्गव नहीं हूँ, मैं प्रिया आत्माराम भी हूँ। अमिता ने तो सारी सच्चाई जान ली, लेकिन अब जो करना है वो प्रिया को करना है। मेरे बूढ़े माँ बाप जो अपनी बेटी को गलत और उसके कातिल को सही समझते रहे, किस तरह वो उस कमीने के जुल्म का शिकार बने। मेरी निर्मम हत्या और न जाने कितने पाप किए होंगे उसने। इस शहर को उसके जुल्मों से बचाना है। कौन देगा उसे सजा, अमिता या प्रिया? उसे तो सजा प्रिया ही देगी। तो आज की रात फैसले की रात होगी। आज की रात वो उस महल में
खुद प्रिया के सामने एक बाले जुर्म करेगा। और सुधीर, तुम उस वक्त वहां पहुंचना जब वो रेल नदी के पुल से रात की खामोशी का सीना चीरती हुई चीखती चिंगारती गुजर जाएगी। लेकिन अमिता, तुम अपना ख्याल रखना। दुश्मन चालाक ही नहीं, बहुत खतरनाक भी है। कभी भी कोई भी चाल चल सकता है। अब कोई गुंजाइश नहीं रही चाल चलने की। मुझे देखकर उसके होश उड़ जाएंगे। वो हमारी चालों से बेखबर खुद अपने बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा। हेलो, हाँ मनीषा बोलो। नहीं मनीषा, वैसे चाहता तो हूं कि तुम आ जाओ, लेकिन मुझे इस वक्त इस महल में बहुत घुटन महसूस हो रही है, इसलिए मैं थोड़ी वक्त के लिए समुद्र के किनारे जा रहा हूं। कहा ना, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, समझे? Pick up the phone. God, voicemail. The voicemail box. Please leave your message after the tone. Thank you. हेलो सुधीर, अमिता बात कर रही हूँ। प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। प्रभाकर समंदर की तरफ जा रहा है, मैं उसके पीछे वहीं जा रही हूँ। तुम भी वहां पहुंचो, ओके? क्या करूं? आज से 20 साल पहले इसी जगह मैंने तुम्हारी कहानी खत्म की थी प्रिया। और कुदरत मुझ पर इतनी मेहरबान है कि आज 20 साल बाद बाजी मेरे ही हाथ में है। प्रिया, हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो? प्रभाकर, मैं कोई जिंदा इंसान नहीं, मैं आत्मा हूँ, प्रिया की आत्मा, जिसे तुमने 20 साल पहले इसी जगह, इसी कश्ती के पतवार से लहू लुहान करके मार दिया था। तुम क्या समझे थे कि तुम अपने गुनाह को दुनिया से छुपा लोगे? हाँ, यही लगता था मुझे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं प्रिया कि मुझे 20 साल बाद उसी लड़की को दोबारा मारने का मौका मिल गया। ना उस वक्त किसी को पता चला था, ना इस वक्त किसी को पता चलेगा। तुमने प्रभाकर मेहता को मारने के लिए दूसरा जन्म दिया, लेकिन तुम्हारा यह जन्म अकारण रह गया। अब तुम्हें प्रभाकर को मारने के लिए तीसरा जन्म लेना पड़ेगा। नहीं प्रभाकर, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 20 साल पहले जो प्रिया यहाँ आई थी वो तुमसे प्यार करती थी, तुम पर विश्वास करती थी, और तुमने उसके विश्वास को धोखा दे दिया। उस गरीब को अपने गुनाह में शामिल करके उसे धोखे से यहाँ बुलाकर उसकी जान ले ली। हाँ, आज से ठीक 20 साल पहले मैंने इसी जगह पर प्रिया आत्माराम, जो मेरी महबूबा थी, उसका कत्ल किया था। और आज ठीक 20 साल बाद इसी जगह पर अमिता भार्गव का कत्ल करने जा रहा हूं।
चौंक क्यों गई? मेरा नाम प्रभाकर मेहता है और मेरे ये हाथ बहुत लंबे हैं। मुझे फांसने के लिए जो जाल तुमने महल में बिछाया था, मैंने उस बाजी को पलटा दिया है और इसीलिए तुम्हें जानबूझकर बहकाकर महल से समुद्र के किनारे ले आया, जहां मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। शायद तुम ये नहीं जानती कि बस थोड़ी ही देर के अंदर ये समुद्र का पानी में आएगा और तुम्हारी लाश को अपने आप में समूह कर ले जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह 20 साल पहले ये समुद्र का पानी प्रिया की लाश को समूह कर ले गया था। प्रभाकर मेहता, तुम क्या समझते हो? इस कश्ती की पतवार के सामने मैं अपना सर झुका लूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार मैं कश्ती की पतवार का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि साइलेंसर लगी इस पिस्तौल का इस्तेमाल करूंगा। बड़ी खामोशी से गोली चलेगी और फिर एक चीख हवा में गूंजेगी, तुम्हारी चीख, और उसके बाद सब कुछ खामोश हो जाएगा, बिल्कुल इस रात की खामोशी की तरह। अमिताभ भार्गव, तुम्हारे प्लान के मुताबिक सारे लोग इस वक्त महल में होंगे, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ अंजाम क्या हुआ। हे, भागने की कोशिश मत करना, समझी? प्रभाकर मेहता, मुझे पहचाना? मैं वेंकट सुंदरम नहीं, सुधीर श्रीवास्तव, इंडियन टाइम्स का रिपोर्टर और अमिता का मंगेतर। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। हर जालिम को अपना हिसाब कभी ना कभी चुकाना पड़ता है। इनकी जमा पूंजी तुम हजम कर चुके हो। तो इस प्रिया की हाय है कि तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। प्रभाकर, अब मुझे कोई तीसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकता हो गया। मिस्टर मेहता, हिलने की कोशिश मत करना, गिरफ्तार कर लो इन्हें।